नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर के बच्चों हम सभी डेरिवेशन कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन हैं सभी के सभी सॉल्व करवा देंगे, और बच्चों अगले लेक्चर में इस चैप्टर के हम सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एग्जाम में इस चैप्टर से कम आप मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा लेक्चर रहेगा कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। और एक एक टॉपिक करके हम इस वीडियो में सभी टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। कूलॉम का साथ में बताया कि अगर कोई दो बिंदु आवेश, जैसे ये Q1 हमने मान लिया और ये Q2 मान लिया, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हो, यानी r दूरी पर स्थित हो बच्चों। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। कूलॉम भाई साहब ने बच्चों बताया कि अगर कोई दो बिंदु आवेश से एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, r डिस्टेंस पर स्थित हो, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों वैद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये बल बच्चों डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति पर। अगर उन्होंने बताया कि अगर ये आवेश समान नेचर के होंगे या समान प्रकृति के होंगे, तो इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर ये आवेश असमान नेचर के होंगे या यूं कहें विपरीत प्रकृति के होंगे, तो इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। ये बात बताई कूलॉम ने। उसके बाद इन्होंने यह भी कहा, अगर सिंपली तौर पे डेफिनेशन के तौर पे कहूं, तो इन्होंने कहा कि जब कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो इनकी डेफिनेशन थी, स्टेटमेंट था इनका। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, मतलब इन्होंने क्यों कहा कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इन्हीं के बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो इन बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ऐसा क्यों कहा, जरा ध्यान से सुनना। तो डेफिनेशन बच्चों हमने बोल दी है, और हम यहाँ से डायरेक्टली का नाम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई दो आवेश अगर r दूरी पर स्थित हों, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा वो इन आवेशों के गुणनफल की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती है। मतलब ऐसा क्यों कहा बच्चों, ध्यान से सुना उन्होंने। ऐसा इसलिए कहा, देखिए प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं अपनी लाइफ में, अगर कोई आवेश छोटे छोटे होंगे बच्चों, मान लो ये कोई दो आवेश 2+2 कूलॉम का चार्ज है, और ये बच्चों B+2 कूलॉम का चार्ज है, ठीक। तो इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स कार्य करेगा, सेम नेचर के हैं, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, वो कुछ अलग टाइप का होगा। मान लो हमने बच्चों इसे F1 कह दिया, सॉरी, ठीक। और अगर बच्चों हम थोड़े चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें और दूरी सेम रखें, अगर ये बच्चों 1 मीटर दूरी पर है, तो ये भी बच्चों मान लो 1 मीटर दूरी पर ही है, ठीक। दूरी हमने सेम रखी है, और हमने इसकी चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी, +4 कूलॉम समझो कर दिया, इसके बच्चों हमने कर दिया +4 कूलॉम। तो बताइए कहां पर ऑटोमेटिक रिपल्शन फोर्स ज्यादा बच्चों लगेगा, यहां पर लगेगा या यहां पर लगेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि चार्ज की मात्रा बढ़ने से ही इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। अब यहाँ पर बच्चों इसी वजह से अगर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता है, चार्ज घटता है तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी घटता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि जो फोर्स है वो इन आवेशों के गुणनफल के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती, इसीलिए बच्चों यहाँ पर अनुक्रमानुपाती यूज किया गया। अनुक्रमानुपाती वही यूज होता है जहाँ पर एक साइड बढ़ने से दूसरी साइड भी बढ़े बच्चों, ठीक। अब क्या है, अब जैसे इन्होंने कहा कि इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसा क्यों कहा, सुनना बच्चों, क्योंकि बच्चों एक चीज देखना ध्यान से, अगर मान लो ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज है, ठीक। इसकी वैल्यू हमने कर दी समझो +4 कूलम, और इसकी वैल्यू हमने +4 कूलम। इस टाइम बच्चों एक दूसरे से समझो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लिया कि इनके बीच में कोई फोर्स कार्य कर रहा है F1, ठीक।
अब हमने क्या किया बच्चों, दूरी तो मतलब चार्ज की वैल्यू सेम रखी, क्वांटिटी हमने सेम रखी 4 कूलम, यहाँ पर भी 4 कूलम, लेकिन बच्चों हमने क्या किया, दूरी को भी बढ़ा दिया, 2 मीटर की जगह 4 मीटर कर दिया। अब आप सोच, जाहिर सी बात आप सोच के दिखाओ, लॉजिक लगाओ कि फोर्स ज्यादा कहाँ लगेगा, दूरी बढ़ने से भाई फोर्स घटता है ना, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगता है इनके बीच में क्योंकि दूरी कम है। जैसे ही ये यहाँ पर ये 4 मीटर की दूरी पर है, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर फोर्स लगेगा कम, यहाँ पर फोर्स लगेगा ज्यादा। यानी हम देखें तो डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी F1 ज्यादा है F2 से। कहने का मतलब यह है कि अगर दूरी कम होगी तो फोर्स का मान ज्यादा होगा, और दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स का मान बच्चों कम होगा। तो यानी एक साइड घटती है तो दूसरी साइड बढ़ती है, तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर कह दिया कि ये प्रोपोर्शन 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब बच्चों अगर हम इस समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, 1 और 2 को क्या करने पर बच्चों, मिलाने पर, 1 और 2 को अगर मिला दे बच्चों तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², अगर हम अनुपाती चिन्ह हटाएं तो बच्चों k आएगा, ठीक। इसका मतलब बच्चों न्यूटन रहेगा, लिख देंगे जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जो कि कूलॉम नियतांक है। क्या बच्चों है, कूलॉम नियतांक है, ठीक बच्चों, याद रखना। तो ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, और हम अगर चाहें लिख सकते हैं कि के की जो बच्चों वैल्यू होती है वो प्रयोगों द्वारा क्लियर की है 9 × 10⁹, ठीक बच्चों। इसका अगर यूनिट निकालें तो बच्चों इसका यूनिट रहेगा के का, अगर हम यूनिट निकालें तो बच्चों यूनिट रहेगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के की वैल्यू बच्चों ये भी निकाली है कानून सुविधा के लिए कि 1/4πε0, ठीक बच्चों। ये सिस्टम निर्वात में रखा है, यानी वायु में रखा है, इस वजह से यहाँ पर के की कैपिटल के अगर हम लगा दें, जिसे हम परावर्तनांक नियतांक कहते हैं, तो वायु में बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है, इस वजह से हम इसको हटा सकते हैं, 1 से कोई वो नहीं, तो यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r², और इसका यूनिट बच्चों न्यूटन रहेगा। ये बच्चों है कूलम का नियम, ठीक। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो अगला हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, सुनना था ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए बच्चों, जब किसी बाह्य क्षेत्र में कोई हम पॉइंट चार्ज रखते हैं, कोई बिंदु आवेश रखते हैं, तो बिंदु आवेश वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड के टच में, उस फील्ड के संपर्क में जैसे कोई अदर चार्ज यानी टेस्ट चार्ज वगैरह लाते हैं, तो होता क्या है, उस टेस्ट चार्ज को का नाम एक बल का आभास होता है। टेस्ट चार्ज को एक बल का आभास होता है, यानी उसे एक बल का अनुभव होता है, और उस टेस्ट चार्ज को इस बल का अनुभव जिस वजह से हुआ, जिस क्षेत्र की वजह से हुआ, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से सुनना कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज को किसी बाह्य क्षेत्र में रख देते हैं, तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड उत्पन्न करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के टच में, उस फील्ड के संपर्क में जैसे कि टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज को एक फोर्स का मतलब आभास होता है, यानी टेस्ट चार्ज को ऐसा मालूम होता है जैसे उस पर कोई फोर्स लगा रहा हो। तो मतलब इस टेस्ट चार्ज को ऐसा उसे इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पर एक फील्ड कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बच्चों हमने समझो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा, तो प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जनरेट करता है इस टाइप से, अपने से दूर, ठीक है बच्चों। और इसके संपर्क में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज समझो लाते हैं प्लस Q0, तो प्लस ये भी टेस्ट चार्ज बच्चों हमेशा याद रखना, टेस्ट चार्ज अपने खुद में हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता।
ठीक। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज लाया तो हमने क्या देखा, ये टेस्ट चार्ज पीछे की तरफ बढ़ रहा था, यानी हम इसे आगे लाना चाहते थे लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा था। तो हमने इसका मतलब समझ लिया कि यहाँ पर जो चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, इस वजह से ये टेस्ट चार्ज हमेशा पीछे की तरफ रिपल हो रहा था। तो इससे क्लियर होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस क्षेत्र का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है, क्षेत्र है। तो जो इसी क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अगर हम निगेटिव चार्ज यहाँ पर रख दें तो इसकी वजह से जो क्षेत्र होगा बच्चों वो निगेटिव चार्ज की ओर होगा, निगेटिव चार्ज की ओर होगा, इस टाइप से। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये क्षेत्र जो है किस चार्ज की वजह से है, निगेटिव चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो इस बात की जानकारी करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज वगैरह समझ लो है, और अगर ये जो टेस्ट चार्ज क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है तब तो हम समझ जाएंगे कि जो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है वो निगेटिव है, और अगर ये जो टेस्ट चार्ज क्षेत्र से बैक हो रहा है, क्षेत्र से दूर जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव है। तो इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, किससे समझ लेना, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, यानी जब किसी पॉइंट चार्ज को, किसी बिंदु आवेश को हम वहां क्षेत्र में रखते हैं तो होता क्या है, वो बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड के संपर्क में जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं या जैसे ही कोई अन्य चार्ज लाते हैं तो उस अन्य चार्ज को एक बल का आभास होता है, एक बल की अनुभूति होती है ना, और उस अन्य चार्ज को एक बल की अनुभूति होती है, जिस वजह से होती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, या जिस क्षेत्र की वजह से होती है हम उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो जो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो चार्जेस से मिलकर बनता है, जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। जैसे बच्चों अगर ये समझो माइनस चार्ज है और ये कोई प्लस चार्ज है, इनके बीच की बच्चों हमेशा डिस्टेंस होती है 2l, याद रखना क्या होती है, 2l होती है। ठीक, इसे बच्चों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो परिमाण में समान, इसका भी क्यू आवेश, इसका भी क्यू आवेश, इसको कहेंगे परिमाण। जैसे अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम है, बट ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस, तो ये जो 2 कूलम है बच्चों ये परिमाण कहलाएगा। ठीक, और हमने बोला कि प्रकृति में असमान, मतलब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। इसे बच्चों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब इसके कुछ पॉइंट एंड डेफिनेशन जो बच्चों हमने बोली उसको आप लिख देना। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। तो पहला इसका पॉइंट ये रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है वो उसी की अक्ष कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। दूसरा जो इसका पॉइंट यह है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही इसकी लंबाई कहलाती है। कोई मुझे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसकी लंबाई है। ठीक, अगला जो पॉइंट यह है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट चार्ज होता है, जो नेट बच्चों चार्ज होता है वो हमेशा याद रखना 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज क्या होता है, 0, लेकिन इसके द्वारा जो उत्पन्न फील्ड है, जो फील्ड है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो फील्ड जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन उसका नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक मोमेंटम यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी होता है। इस चीज को आप याद रखना। अगर बात करूं इसके वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की, हम जो थ्योरी को लिखेंगे नहीं, बोल देंगे ओनली। ठीक, आप लिख देना वैद्युत द्विध्रुव का। अगर हम आघूर्ण की बात करूं तो जो वैद्युत द्विध्रुव इसका p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव का जो बच्चों आघूर्ण होता है किसी एक आवेश q, ठीक, और बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। इसका यूनिट रहेगा कूलम मीटर। क्या बच्चों रहेगा, कूलम मीटर। ठीक, अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें बच्चों तो हम लिख सकते हैं वेक्टर p = q × 2l। बच्चों 2l तो डिस्टेंस है, फिर ये सदिश राशि क्यों हो गई। देखिए 2l एक डिस्टेंस तो है, लेकिन बच्चों ये सदिश राशि इस वजह से है क्योंकि हम 2l को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट साबित कर देंगे और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि
हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, किधर चुना दी जाती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस टाइप से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, दिशा जो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इस वजह से बच्चों ये दूरी है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नापी जाएगी, और जिसमें बच्चों जिस बच्चों डिस्टेंस में दिशा हो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यानी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इस वजह से बच्चों इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। ठीक बच्चों, इसे सुनने में डेफिनेशन बता रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो समान में, जो परिमाण में समान तथा आवेश में विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बच्चों अगला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा ध्यान से। बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। ठीक, जिसके बीच की बच्चों दूरी क्या है, समझो हमने 2l मान ली, ये 2l है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का बच्चों ने नाम रख दिया AB, और ये इसका मिडिल पॉइंट है, समझो O। तो अगर टोटल बच्चों 2l है तो इतनी दूरी बच्चों ऊपर डायरेक्शन में बना दें। चलो यहाँ नीचे फिर ज्यादा काटापीट ऐसी लगने लगेगी। यहाँ पर हम टोटल दूरी यहाँ पर बच्चों शो कर देंगे। ये दूरी बच्चों क्या है, 20 की 2l, ठीक, और 20 मिडिल पॉइंट O है, तो बच्चों ये क्या रहेगी, LL। इसके मिडिल पॉइंट O से इसकी अच्छी स्थिति में बच्चों हमने एक बिंदु लिया r दूरी पर, और जिसको हम बच्चों ने नाम दे दिया समझो P। ठीक है बच्चों, कितनी दूरी पर, r दूरी पर है, इसको हमने नाम दिया इसे P। अब जो इसे देखना, प्लस हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश से, अभी हम बताया था कि प्लस क्यू आवेश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इससे दूर होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने तीव्रता E1 मान ली, जो इसकी अपोजिट है, और माइनस क्यू आवेश की वजह से हमने बच्चों तीव्रता E2 मान ली। ठीक बच्चों, एक चीज देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको। ये दूरी r माइनस l हो जाएगी पहले तो, और ये वाली दूरी r प्लस l हो जाएगी। तो एक चीज देखना, हमने जो E1 वाला जो कंपोनेंट है, जो वेक्टर खींचा है, वो लेंथ में कुछ ज्यादा बड़ा है, और जो E2 वाला जो हमने कंपोनेंट यानी जो वेक्टर खींचा है वो लेंथ में कुछ छोटा है। ऐसा हमने क्यों किया, एक चीज ध्यान से देखना गौर करके कि जो बिंदु P है इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है। जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, वो जो पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है, और जबकि ये बिंदु P जो है बच्चों ये नेगेटिव चार्ज से काफी दूर है। तो बिंदु P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है वो कुछ ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है वो कुछ कम होता जाता है, क्योंकि दूरी ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से बड़ा जो एरो हमने बनाया है E1 का, ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जबकि नेगेटिव चार्ज का थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो E1 ज्यादा है किससे, E2, यानी E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक, तो बच्चों आप लोग इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, 2-3 लाइन हम इससे लिखवाएंगे, नहीं बोल देंगे। क्या आप लिखना, जो डायग्राम में है वही लिखना। क्या लिखना कि चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र E1 है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। और ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 बाई E2 ये दिशा में कैसे विपरीत है,
दिशा में विपरीत है, विपरीत दिशा में होने के कारण इनकी परिणामी तीव्रता होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, याद रखना। तो हम डायरेक्टली अगर बच्चों लिखें परिणामी तीव्रता, हमने थ्योरी बोल दी है, वो आप लिख लेना, सीधे पॉइंट पे जा रहा है। हम लिखें परिणामी तीव्रता E1 बराबर, तो E1 माइनस E2, बच्चों हमने याद रखना जब दिशाएं अपोजिट होती तीव्रताओं की हमेशा तीव्रता घटाई जाती है, ठीक। और हमने E1 से E2 घटाया क्योंकि E1 ज्यादा है E2 कम, इसलिए ज्यादा से कम को घटाया, ठीक, याद रखना। E1 ज्यादा है E2 कम है। तो अगर हम परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला लगाएं तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q अपॉन E1 किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, तो प्लस Q 4 से डिस्टेंस बच्चों क्या है, r माइनस l का स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये माइनस की वजह से और ये दूरी क्या है r प्लस l का स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ से हम और यहाँ पर बच्चों हमने के इस लाइन लगा दें क्योंकि जो सिस्टम है ये कहाँ लिख देना आप थ्योरी में, ये जो का नाम सिस्टम है ये निर्वात में स्थित है, वायु में स्थित है, जहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस वजह से बच्चों हमने के यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर बच्चों कॉमन ले लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर रहेगा r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस l का स्क्वायर और r माइनस l का स्क्वायर, ठीक, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस माइनस, बच्चों ये चिन्ह माइनस है इस वजह से चिन्ह माइनस बन जाएगा, ये वाला चिन्ह क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, E=Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट for 2rl into 2rl यानी 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों अगर ऊपर वाली कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं 4rl है, अगर हम इसे ऐसे लिखें Q इंटू 2l और इंटू 2rl साइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ तो वही है, 4rl क्यूब 2 दूनी 4 वही चीज़ है, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, मिटा दें इसे। तो हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें बच्चों हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l, बच्चों अभी भी हमने बताया था P के बराबर होता है और P इंटू 2r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हम देखें कि जो l है वो r की तुलना में काफ़ी कम छोटा है, तो r इज ग्रेटर देन l, ठीक। तो हम l को इसलिए नगण्य मान लेंगे, तो हम l को छोड़ रहे हैं, हम लिख देंगे इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन l को हमने छोड़ दिया तो r स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन ये r का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, अगर हम 4 को ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का व्यंजन। वैद्युत द्विध्रुव की लक्ष्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने क्या किया ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ठीक। इसके बीच इसका नाम हमने a भी रख लिया और इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों हमने 2l मान ली
ये बच्चों अगर मिडिल पॉइंट है तो इसका ये एल हो जाएगा। हमने क्या बच्चों यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट ओ से समझो आर दूरी पर निरक्षित स्थिति में एक बिंदु लिया पी और जिसमें हमें ज्ञात करना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमने इस बिंदु पी की दूरी माइनस क्यू आवेश से ये ले ली और इसे बच्चों हमने ये मान लिया, ठीक। प्लस क्यू आवेश से बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे अपोजिट होगी और माइनस क्यू आवेश से इसकी दिशा बच्चों इसी तरफ होगी, ठीक बच्चों। तो हमने क्या किया, परिणामी तीव्रता ई को हमने दो घटकों में बच्चों विभाजित किया, ठीक। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बच्चों ने थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा। परिणामी तीव्रता बच्चों एक तो ये परिणामी तीव्रता का ये 36 घटक है जिसको हम कहेंगे E1 cos थीटा, ठीक, और E2 cos थीटा। परिणामी तीव्रता का बच्चों ये ऊर्ध्वाधर घटक है, एक ऊपर की तरफ रहेगा E1 sin थीटा और ये नीचे की ओर होगा E2 sin थीटा बच्चों, ठीक। ये ऊर्ध्वाधर घटक है। उसके बाद बच्चों एक चीज देखना ध्यान से, अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें डायरेक्टली अगर मैं निकाल दें, देखिए ये L है, ये R है और ये 90 एंगल है, ठीक। ये संपूर्ण त्रिभुज है तो संपूर्ण त्रिभुज में जो हमारी भुजा AP रहेगी एक कर्ण फैलाएगी तो इसका बच्चों अल्टीमेट जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा कैलकुलेट करने पर √r² + l², ठीक बच्चों। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारी AP तो हम कह देंगे AP = BP ये बराबर होगी √l² + r² के, ठीक, चित्र के अकॉर्डिंग। और जो एक चीज देखना ध्यान से, हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, हम थ्योरी में सिंपली हम जो आपको बता रहे हैं वही लिख देना डायग्राम को देखकर। क्या लिखना कि चित्र में AB एक वैद्युत ध्रुव है, इसके बीच की जो माइनस की प्लस की और उससे मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव AB के मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षित स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक, निरक्षीय यानी जहां पर कोई अचना हो, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। प्लस की आवेश कांड तीव्रता E1 और माइनस की आवेश कांड तीव्रता E2 है। परिणामी तीव्रता को हमने दो घटकों में विभाजित किया, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, मतलब एक ऊपर की ओर नीचे की ओर ये ऊर्ध्वाधर है बच्चों, लेकिन इनकी दिशाएं अपोजिट है, एक ऊपर है एक जस्ट नीचे, तो इस वजह से इनकी दिशा अपोजिट है। तो दिशा में अपोजिट और परिमाण में समान, ये बच्चों ऊपर दिशा है एक नीचे दिशा में अपोजिट है, लेकिन परिमाण कैसा समान, मतलब इसका मतलब बच्चों ये होगा कि अगर ये P है +2 कूलम, ये +2 कूलम है तो दूसरा का नाम +2 कूलम होगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी बच्चों अपोजिट है, ये ऊपर तो ये नीचे बच्चों, इस वजह से ये घटेगी। तो घटने के बाद तो हमारा रिजल्ट कुल मिला के क्या मिलेगा 0, यानी जो दिशा में अपोजिट और परिमाण में का नाम समान होने के कारण होगा क्या, ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगी या एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इस वजह से इनका कोई रोल नहीं रहेगा का नाम परिणामी तीव्रता को निकालने में। तो बच्चों इस वजह से जो दूसरी जो हमारी तीव्रता है जिसे हम कहते हैं क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये तीव्रता बच्चों जुड़ जाएगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं तीव्रताओं की दिशा सेम हो तो परिणामी तीव्रता हमेशा जुड़ती है। तो इन्हीं की वजह से बच्चों तीव्रता होगी, तो हम सीधे लिखेंगे डायरेक्टली परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक। अब जो अगर E का फॉर्मूला लगाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बच्चों किसके लिए है, प्लस चार्ज की वजह से क्या बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन R दूरी, R बच्चों क्या है, R है BP, क्या है BP, और BP की बच्चों वैल्यू कितनी है √l² + r² का होल स्क्वायर cos थीटा। उसी हिसाब से बच्चों अगर इसको लिखना चाहें 1/4πε0 Q अपॉन l² + r² का होल स्क्वायर cos थीटा बच्चों, ये होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए दोनों टर्म देखने में सेम है तो हम इसको दोगुना कर सकते हैं, तो 2/4πε0 Q अपॉन l² + r² cos थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2/4πε0 Q अपॉन l² + r²। और cos थीटा बच्चों अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो cos थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण बच्चों, तो ये 90 ये कर्ण है और इसके सामने ये आधार है, तो बच्चों आधार हो जाएगा l और कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा कौन सी भुजा AP, और इसकी वैल्यू क्या है √l² + r², ठीक बच्चों।
तो ऊपर तो बनेगा 1/4πε0 Q इंटू 2m, ठीक, अपॉन इसकी पावर बच्चों हाफ समझो और इसकी पावर 1 समझो, रूट का मतलब हाफ और ये एक हाफ और हाफ बच्चों, हाफ और 1 1.5 हुआ, जो कि किसका आधा होता है 3 का, किसका बच्चों आधा होता है 3 का, यानी 3/2 हो जाएगी। बच्चों हम इसे मिटा दें। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, डायग्राम को मिटा रहे हैं। तो जो E बराबर क्या निकलेगा 1/4πε0 Q इंटू 2l P के बराबर होता है r² प्लस l² की पावर 3/2। यहाँ पर जो लिखेंगे क्योंकि r इज ग्रेटर देन l, यानी r l से बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम l को छोड़ देंगे, कुल मिला के तो हमें क्या मिलेगा 1/4πε0 P अपॉन r हट जाएगा और r² का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। ये जो फॉर्मूला है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सुनना जरा ध्यान से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं पैरेलल फ्लक्स। क्या है सुनना। देखिए पहले हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं, समझो पहले हम डायग्राम कुछ ऐसे बनाया है। तो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो ये रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाए बच्चों डायग्राम, तो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो रहेगा 4। और तो अगर यहाँ पर हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो रहेगा 0। ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखो बच्चों ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं, यानी किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से जब कोई काल्पनिक पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पर कितनी गुजर रही है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया इसका, 1 2 3 4 5 4 हो गया। यहाँ पर बच्चों जीरो हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताता हूँ, अभी एक एक चीज समझाऊंगा आपको। अब जो सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर 5 क्यों हुआ, यहाँ पर 4 क्यों हुआ, यहाँ पर 0 क्यों हुआ, ठीक सुनना जा रहा है। देखिए यहाँ पर 4 इसी वजह से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत बच्चों वही रेखाएं काउंट की जाती हैं जो किसी सरफेस के अंदर से का नाम लंबवत एंट्री करे। कैसे एंट्री करे? लंबवत एंट्री करे। जैसे हम आपको दिखाएं, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और ये बच्चों सरफेस है ऐसे, ठीक ऐसे सरफेस है, इस टाइप से कोई रेखा एंट्री की और इस टाइप से एंट्री कर ऐसे निकल गई, ऐसे एंट्री की इस टाइप से और इस टाइप से निकल गई, ठीक है बच्चों, इस टाइप से एंट्री की और इस टाइप से निकल गई बाहर, तो ये लंबवत कहलाएगा। और ओनली पृष्ठ से ही निकले, पृष्ठ के साइडों से ना, तो जो रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 रेखाएं ऊपर 2 और नीचे 2, हमने इन्हें काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पृष्ठ से बाहर जा रही थी, पृष्ठ जो रेखा पृष्ठ से अंदर से गुजरती है उन्हीं को काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 0 क्यों हुआ समझाता हूँ।
सबसे मेन पॉइंट बच्चों यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम पृष्ठ चाहे जैसा भी हो, हर एक पृष्ठ का जो का नाम एरिया वेक्टर होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। जैसे बच्चों अगर ये पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर समझो ऐसा होगा, ठीक बच्चों, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, और ये बच्चों एरिया वेक्टर है, ठीक। सॉरी काफी बहुत बढ़िया बच्चों, ये एरिया वेक्टर समझो, ये वाला एरिया वेक्टर है, और जो सफेद वाला जो मार्कर है वो एरिया वेक्टर को शो कर रहा है, ध्यान से देखना, और जो का नाम ब्लू कलर का जो बच्चों मार्कर है वो वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो कर रहा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों एक ही डायरेक्शन है बच्चों, इस वजह से जो का नाम आप देख रहे होंगे एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से इनके बीच जो एंगल होगा बच्चों वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। तो इस टाइप से, और इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, पृष्ठ ऐसा है तो एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा, ठीक। और जो एक जो का मार्कर हम दूसरा सेट कर रहे हैं, जो ब्लू कलर का बच्चों मार्कर है, जो नीला है वो ऐसा है, ऐसे है, इस टाइप से। यानी जो व्हाइट कलर का जो मार्कर है वो एरिया वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक। और जो ब्लू कलर का जो मार्कर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो कर रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री है, तो इस वजह से वहां पर जीरो हुआ। अब बताऊंगा जीरो क्यों हुआ प्रैक्टिकली फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मतलब वही रेखाएं काउंट की जाती हैं जो पृष्ठ से लंबवत गुजरे। पहले तो ये पृष्ठ के लंबवत गुजरे वो रेखाएं काउंट की जाती है, उसके बाद ये पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजरे, पृष्ठ से ऊपर इस टाइप से सरक रही है, फिसल रही है ऐसे। इस वाले केस में ये रेखा इस टाइप से जा रहे हैं बच्चों, इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। अब क्यों, सुनना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और एरिया वेक्टर A का डॉट गुणा होता है, स्केलर गुणा होता है बच्चों। कौन सा गुणा होता है? स्केलर। एक फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, ठीक है बच्चों। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें तो ये हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू PA cos थीटा, है ना। अब देखिए अगर इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर मान लो अगर हम इसे बच्चों हम एरिया वेक्टर बना रहे हैं, ठीक। जो एरिया वेक्टर A और ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में है समझो, इस वजह से यहाँ पर हम फार्मूला लगाएं EA cos थीटा, तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, जीरो है। दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा क्या है, जीरो है। तो अगर हम यहाँ पर का नाम cos थीटा की वैल्यू पुट करें बच्चों क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो कुल मिला के हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या रहेगा बच्चों, EA ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या निकल गया, EA। अगर इस केस में बच्चों बात करें तो EA cos थीटा और एरिया वेक्टर बच्चों इस केस में कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा ऊपर डायरेक्शन में, ठीक। और फ्लक्स रेखा कैसी है, कुछ ऐसी है मान लो। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो बच्चों इस केस में जो एंगल है, सॉरी ये तो जीरो है, इस केस में अगर एंगल की बात करूँ 90 डिग्री रहेगा। और cos 90 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो बच्चों क्या रहेगा, cos 90 की वैल्यू जीरो। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मिलाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो लंबवत गुजरती है उन्हीं रेखाओं को काउंट किया जाता है। वही रेखाएं क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं का नाम गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनना जरा ध्यान से। तो जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा गॉस की प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गॉस की प्रमेय क्या है, देखो जो कुछ बातें याद रखना। गॉस की प्रमेय का जो मैटर है वो का नाम बंद पृष्ठ के लिए ही सीमित है। तो हमने समझो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ ले लिया, इस टाइप से ये कोई कहता है उच्च पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, चारों ओर से ये बंद पृष्ठ है, ठीक। बंद पृष्ठ के बारे में ही इसमें बच्चों बताया गया है। इस बंद पृष्ठ के भीतर हमने बच्चों क्या किया, इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर हमने प्लस की चार्ज ले लिया, ठीक। और इस पृष्ठ की सतह पर ये बहुत सूक्ष्म एरिया लिया बच्चों। इस एरिया का नाम बच्चों हमने रख दिया DA। क्या नाम रख दिया, DA। और इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर D है। इनके बीच बच्चों एंगल हमने मान लिया थीटा, और ये बिंदु ले लिया बच्चों हमने P, ठीक। बिंदु P पर बच्चों हमने सूक्ष्म एरिया ले ली, और जिसकी दूरी बिंदु O से क्या है, R है, ठीक बच्चों। और ये वाला जो बच्चों एंगल है ये
इसको हम कहेंगे का नाम डी ओमेगा, ठीक, जिसे कहा जाता है स्टेट का नाम घनकोण, घनकोण। तो ये होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन बीच की दूरी क्या है आर। बच्चों याद रखना का नाम कोई भी बंद पृष्ठ अपने भीतर जो घनकोण अंतरित करता है, जिससे हम जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन डी ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। कोई भी कोई भी पृष्ठ अपने भीतर एक घनकोण अंतरित करता है जिसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 4 पाई होती है। इस चीज को याद रखना, जिसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो अगर बच्चों और इस पृष्ठ की टोटल एरिया है क्या, कैपिटल ए। तो जो इसकी टोटल एरिया है कैपिटल ए, हम इस पूरे पृष्ठ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमने क्या किया, एक फील कर लिया, दिमाग महसूस कर लिया कि ये जो पृष्ठ है जिसकी सतह पर, जिसके सरफेस पर बहुत सूक्ष्म हमने एरिया ली डीए, और हम इसी इसका नाम डीए पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। और इस डीए पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना आएगा उसी से हम अंदाजा लगाएंगे, हम मानेंगे कि ये पूरा सरफेस कई पृष्ठों से मिलकर बना होगा, और इसी डीए की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल के आएगा बच्चों हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तब हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसमें परिभाषा क्या बनेगी। अब बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो हम क्या डेफिनेशन हम कहेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे गोलावेश q का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को आप डेफिनेशन में लिख देना और सीधे यहाँ पर लिखना, इसलिए पाई e बराबर q/ε0, ठीक, यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब जो फार्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे, सीधे फार्मूले पे जा रहे हैं, ठीक। हम क्या कहेंगे कि का नाम माना कि पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर +q कूलम आवेश स्थित है, ठीक। इसलिए +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 q/r² न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब लिखेंगे पृष्ठ पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर डी ए लिया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा एरिया वेक्टर डी ए के बीच कोण थीटा है, ठीक। इसलिए अल्प क्षेत्र वेक्टर डी ए से गुजरने वाला अल्प क्षेत्रफल वेक्टर डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या बच्चों का बहुत कम होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी पाई ई। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, ठीक बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं। तो अगर बच्चों हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। और बच्चों ई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकाली थी हमने, 1/4πε0 q/r² डी ए कॉस थीटा। इसलिए अगर हम टोटल बच्चों फ्लक्स निकालना चाहें, संपूर्ण फ्लक्स, या लिखें संपूर्ण पृष्ठ के कारण फ्लक्स, तो हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक। और तो इसका ऑप्शन फाई ई हो जाएगा, और इसमें q/4πε0 कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, वन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। तो फाई ई इक्वल टू
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका बच्चों डी ओमेगा मान रहेगा, और डी ओमेगा बच्चों एक घनकोण होता है जिसकी वैल्यू होती है, याद रखना 4 पाई, क्या बच्चों होती है 4 पाई, यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो परिणामी रिजल्ट बच्चों मिलेगा डी पाई, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर सोचा तो हमने था कि 2 डेरिवेशन बच्चे वो भी कंप्लीट करा देंगे, लेकिन मोबाइल में जगह बहुत कम है, हैंग मार जाएगा, इस वजह से बच्चों वीडियो को यहीं पर हम रोक रहे हैं, और जो शेष 2 डेरिवेशन बच्चे हैं बच्चों अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। मजबूरी है बच्चों, नहीं तो 100% हम उनको भी करा देता, तो समस्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना।